मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, कल हमने रिफ्लेक्शन को पूरा निचोड़ लिया है। रिफ्लेक्शन की सारी चीजें हमने सीख ली हैं कि किस तरह से किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब हम निकाल सकते हैं, उसके एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, या फिर किसी लाइन के रेस्पेक्ट में जो कि पैरेलल होती है किसी एक्सिस के। जैसे कि अगर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई लाइन है ना, तो उसका मतलब क्या होगा? चलिए, तो आपने जो भी चीजें कल सीखी हैं, अब उनके चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं और आपकी सारी की सारी चीजें और सॉल्व करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हमने सारे देख ही लिए, है ना। और एक्स एक्सिस के पैरेलल आपकी इक्वेशन क्या होती है? y बराबर a, और y एक्सिस के पैरेलल आपकी इक्वेशन होती है x बराबर a। अब हम चलते हैं आगे। अगर मैं आपके सामने कोई भी दो पॉइंट रख रहा हूं, पॉइंट a x1 y1 और पॉइंट b x2 y2, ठीक है। अगर मेरे पास दो पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपके इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? बताइए। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है तो कैसे हम निकाल पाएंगे? तो आपको ये पता है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी होती है तो इस तरह से निकलेगी सर, कि अगर मान लीजिए कि कोई मैंने आपका कार्टेशियन प्लेन बनाया, उस कार्टेशियन प्लेन में हम क्या कहते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट हमारा ऐसा होगा जिसको हम x1 y1 कहेंगे। तो मैंने कह दिया कि ये आपका x1 पॉइंट है और ये आपका y1 है, यानी कि आपका जो ये पॉइंट हो गया ये क्या हो गया? x1 y1 हो गया। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये x2 है, ठीक है, और ये आपका y2 मैंने पॉइंट मान लिया। तो आपका इसका इसका अगर आप पॉइंट बनाएंगे तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर भाई ये पॉइंट हो गया, ये आपका पहला पॉइंट हो गया x1 y1। अब मैं कहता हूं कि इस पॉइंट की भी, इस पॉइंट को मैंने मान लिया a और इस पॉइंट को मैंने मान लिया b। तो आप सब मुझे बताओ कि भाई ये जो दूरी है, कौन सी दूरी? ये वाली दूरी, ये क्या होगी? अगर मुझे ए बी निकालना है, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये वाली जो 36 चली गई दूरी है ये कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1। और वर्टिकल, वर्टिकल कितनी हो जाएगी सर? यहाँ y1 पर हो या y2 पर हो तो ये सर y2 माइनस का y1, यही होती है दूरी। हाँ सर, क्योंकि ये तो वर्टिकल हो गया और ये अगर x और y ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, यानी कि अगर आप a और b के बीच की मतलब सबसे न्यूनतम दूरी निकालना चाहते हो तो वह एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आती है। और तभी हम ये कहते हैं कि आपके दो पॉइंट थ्योरम हो तो आपकी जो दूरी बनती है ये इस तरह से आता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? और यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है, यानी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस तरह से पाइथागोरस के थ्रू निकालते हैं। बैकग्राउंड पाइथागोरस ही है इसका भी, है ना। बात यही है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई इनमें से कोई पॉइंट अगर ओरिजिन से, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से, ओरिजिन यानी कि क्या होता है? मूल बिंदु। ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालें, कोई पी पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? सिंपल है भाई, यहां जब x माइनस जीरो करोगे तो एक्स स्क्वायर और y माइनस जीरो करोगे तो y स्क्वायर, बराबर हो जाएगा, आपकी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी ये। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल दें और इस तरह से निकाल दें जहां तकलीफ भी ना हो, चीजें भी आपके लिए आसान बन पड़े। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोले सर यहाँ तक तो कोई मतलब ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। तो यार एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यार कभी कभार आप कंपोनेंट्स के थ्रू भी तो निकाल सकते हो ना। जैसे कि आपका कोई पॉइंट्स एक दूसरे की तरफ कोई थीटा एंगल पर झुके हुए भी तो हो सकते हैं। यहाँ पर भी अगर थीटा मैं मान लूं तो ये भी तो झुका हुआ भी हो सकता है। बोले सर झुका हुआ की क्या बात कर रहे हो? ऑलरेडी है, वो तो दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है जहां पर आपके सामने आप डायरेक्टली लगा देते हो, है ना। यहां पर इनके बीच का एंगल भी तो पूछा जा सकता है कि दो पॉइंट अगर किसी इंक्लाइन पर हो तो किस तरह से हम निकालेंगे। तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया। दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट आपको दूरी निकालनी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल है और ये बहुत काम आएगा। ये तो शुरुआत है चीजों की, क्योंकि जब आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालोगे या ट्राइंगल को पहचानने को बोलूंगा तो आपको दूरी तो तुरंत निकालनी आनी चाहिए। ये बात आपको समझ लो पहले, है ना। और दूरी निकालने में कोई ऐसी कोई बड़ा टास्क नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है सर, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसी चीज पर आगे हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय ये रहेगा कि भाई साहब मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट है आपका x1 y1, कोई बी पॉइंट है आपका x2 y2 के बीच डिस्टेंस जब
उनके मध्य एंगल थीटा दिया हो, मतलब उसने मेंशन कर रखा है कि यार उनके मध्य एंगल क्या है, थीटा है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए सर, तो देखो सर, ए बी बराबर, यानी कि ए बी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी, वो क्या होगा, वो ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, सुजीत कुमार ने आंसर दिया है। सुजीत, चल क्या रहा है दिमाग में भाई? रोशन, रोहन कुमावत, चल क्या रहा है तुम्हारे लोगों के दिमाग में? मेरे को बता तो दो, मतलब जो मन में आ रहा है वो चलेगा क्या, ये बताओ मेरे को आप। नहीं सीख पाओगे भाई, मेरे को नाम भी याद रहता है, मतलब जो चीज लिखा रहे हैं वहां ध्यान है ही नहीं इनका, कहां से सीखेंगे ये? चलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां तक तो हमने अभी पढ़ा है, जो हमारे पास डायरेक्टली दूरी निकालनी थी। लेकिन अगर बोला गया कि इनके मध्य एंगल दे दिया पॉइंट्स के बीच में, यानी कि एक एंगल ऐसे एक एंगल ऐसे, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है, बीच का अंदर एंगल बन रहा है, तो वो कैसे निकालें सर? आइए भाई, जरूरी थोड़ी हर बार राइट एंगल बने हैं। अभी तो हमने देखा ना कि राइट एंगल बन रहा था, एक लाइन ऐसे आ गई, एक लाइन ऐसे आ गई, और इनके बीच की दूरी निकाल ली, तो इनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल बन गया। अब जरूरी थोड़ी हर बार राइट एंगल बने। तो देखिए याद, ये क्या होता है, 2x2 माइनस x1, ये वेक्टर फॉर्म से निकला है, ठीक है ना, आपने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होगा, तो ये वही फॉर्मूला है जो अपने काम आएगा। जहां पर आपके सामने एक एग्जांपल भी मैं देने वाला हूं, जैसे कि भाई मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और इस पॉइंट के मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिए क्या, 3 और 5, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिए -2 और -3, और इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो आप मुझे ए बी निकाल के बताओ। पहला क्वेश्चन। चलिए, तो कैसे करोगे सर? आपने ही समझाया था ना सर, ये x1 y1 मान लो और ये x2 y2 मान लो, तो कैसे करेंगे डियर? x2 माइनस x1, तो यहाँ ध्यान रखना कि जब माइनस दोनों के साइन अलग होते हैं ना, वो जुड़ जाएंगे, ये याद रखना, डायरेक्टली निकालने का तरीका है कि अगर दोनों पॉइंट्स के साइन अलग अलग है ना तो जुड़ेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट में चल रहा है सारा काम, प्लस 2 x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा भाई, -5, x2 माइनस x1 ले लेते हैं, -5, y2 माइनस y1 -8, लेकिन cos 90 जीरो हो जाएगा ना। तो आपको समझ में आ रही है बात कि यार ये तो जीरो ही हो गया। हाँ, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वो तो जीरो ही होना है, सिंपल सी बात है। इसलिए तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना, तो जरूरी कौन सी चीज है, एक्चुअल फॉर्मूला है कौन सा, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, एक्चुअल ये है, क्योंकि यहां तो हम थीटा 90 है तभी तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, लेकिन ये तो एक वो है जहां पर उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 90 डिग्री हो। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हम इसी को यूज करते हैं जब कोई दो पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट हमेशा एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा डीप फॉर्म है। और एक बच्चा कह रहा है सर 90 कैसे हो, cos 90 जीरो होता है भाई, तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर निकल कर कितना आ रहा है भाई, इनको जोड़ेंगे तो 89 आ गया। क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? और ये जो दो पॉइंट है तो परपेंडिकुलर बना सकते हो कभी भी, किसी भी केस में, तो हम डायरेक्टली दो पॉइंट की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर दिया हो ना, ये जब बोलेगा कि इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ हो, तब आपको ये लगाना है। जैसे कि मैं अगला एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे कि भाई मैंने ए कहा, ए कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया -3 +4, बी कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिया -5 +7, तो ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके इनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए ए बी कितना होगा, बताओ भाई। तो अब आप समझ चुके होंगे कि सर कहानी तो बहुत वही है कि ए बी आपको निकालना है, x2 माइनस x1 है, यानी कि 5 में से अगर तीन, अब देखो अलग अलग सेम साइन के तो घटेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सेम साइन के तो घटेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस, फिर आगे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ कितना आया था, 5 में से अगर 3 गए तो -2 आया था, आई थिंक, क्योंकि x2 माइनस x1 होता है,
ये प्लस का 3 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 9 और 4 13 में से 6 गए तो 7। आई बात समझ में? तो ये कहा जा सकता है और ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये लगाना है, अचानक से घबरा मत जाना कि tan थीटा बराबर करने लग गए, गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज पूछी जा सकती है, तो ए भी आपको निकालना है तो दूरी। आइए, तो ये चीज आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आगे प्रस्थान करेंगे, आगे की चीजों की तरफ बढ़ने वाले हैं। आइए, आगे आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़े हैं, समझे हैं। हाँ, ठीक है सर, कॉस ही क्यों लेते हैं? क्योंकि जो वेक्टर कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा का कंपोनेंट बनाता है। जैसे कि आपने कभी कभार देखा होगा कि जब कभी भी हमारे सामने कोई आपने मैकेनिक्स का भी पढ़ी हो, तो मैकेनिक्स में आपके सामने ये आपका एक बॉक्स होता था और हम बोलते थे कि सर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगती है ना, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर। ये आपका इंक्लाइन थीटा होता था और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करती थी। तो अब नॉर्मल रिएक्शन के भी कंपोनेंट लेने पड़ते थे, तो हम क्या करते थे कि यार इसको इस तरह से बना देते थे जिससे कि अल्टरनेटिव एंगल बन जाए। तो इस नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। अब इसके दो कंपोनेंट हम देखा करते थे कि भाई इसका एक यहां बनेगा और एक इसका बनेगा ऐसे, तो एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। ठीक है, तो वो जो डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो इस तरह से कंपोनेंट बनता है, वो यहां पर आपके सामने क्या निकल कर आता है, कॉस थीटा ही निकल कर आता है। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, साइन क्यों लेते हैं? साइन का जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो जो परपेंडिकुलर वर्टिकली जो दिखाएगा वो कौन सा एंगल दिखाएगा, साइन, और उस प्लेन की लाइन में कौन सा एंगल दिखाएगा, कॉस। तो कॉस क्यों लेते हैं? क्योंकि सर कॉस जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि कॉस किससे रिलेटेड होता है, आधार से। आई बात समझ में? क्योंकि कॉस आधार से रिलेटेड होता है। चलिए, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस कंपोनेंट लेते हैं ना, इसी वजह से। आइए आगे चलते हैं। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बात करना चाहता हूं, उस चीज पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि भाई अपने पास क्या है, मैंने कोई 3 पॉइंट दे दिया आपको, 3 पॉइंट मैंने बोल दिया x1 y1, बी मैंने आपको पॉइंट दे दिया x2 y2, सी मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया x3 y3। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसी प्लेसिंग कर दी। अब यहां रखने से क्या ये एक लाइन में हो गए क्या? क्या मैंने इन पॉइंटों को यहां पर रख दिया तो क्या ये एक लाइन में हो गए क्या? ऐसा कहां कह रहे हैं सर हम, नहीं हुए। तो मैंने ऐसे कोई रैंडमली आपको क्या दिया है, कोई ऐसे ही पॉइंट मैंने दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो मिलकर क्या बना सकते हैं, 2 पॉइंट मिलकर केवल और केवल एक लाइन फॉर्म कर सकते हैं। 3 पॉइंट अगर आ गए तो वह ट्राइंगल भी तो बना सकते हैं ना। बोलो हाँ या ना? बोले यस सर, ये बात तो हमने सोचा भी था और बिल्कुल सही बात भी है। तो अगर मैं बात करना चाहूं कि अगर ये तीनों पॉइंट हमारे पास हैं तो यहां पर कंडीशन एस्टेब्लिश हो जाती है ना, कंडीशन ऑफ कोलिनियर। हाँ, यानी कि संरेख होने की शर्त। यानी कि मैं अब यहां पर आपसे दावा करूं कि यार ये तो संरेख है। संरेख मतलब पता क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्री में जब स्टार्टिंग किया था, तो संरेख का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक ही रेखा में है, यानी कि ये जो पॉइंट है एक ही लाइन में है। अब अगर ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में हो गए तो आपको पता है कि यहां अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो गए तो आपका जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया आपका 0 होने वाला है। यानी कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं ना भाई, जो त्रिभुज है वो बनेगा ही नहीं। क्योंकि त्रिभुज कैसे बन जाएगा, जब तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में होंगे या एक ही लाइन पर होंगे, तो त्रिभुज के लिए कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट आपको क्या चाहिए, इधर उधर चाहिए, यानी कि असंरेख होने चाहिए तीनों बिंदु आपस में। तो बात समझ में आ गई, तो हम ये शर्त बना देते हैं संरेख की। अब ठीक है, तो ठीक है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा, ये पहला आपका प्रूफ आ गया। दूसरी चीज, अगर ये तीनों पॉइंट संरेख हैं तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ टू पॉइंट, कोई भी इनमें से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या फिर हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, हम अंग्रेज क्यों बन रहे हैं,
आराम से लिखेंगे हिंदी में। किन्हीं भी, किन्हीं भी दो बिंदुओं की मध्य दूरी तीसरी दूरी के बराबर होनी चाहिए। जैसे 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 के बात ऊपर आते हैं। हाँ भाई, इंग्लिश मीडियम वालों जैसे के ऊपर आते हैं, हिंदी में कहा क्या रखा है, आओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं की मध्य दूरी, जैसे कि ए बी मैंने निकाल लिया, ए बी क्या है, दूरी है यहाँ पर, ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ये भी सही है कंडीशन। अगर ऐसा है तो ये क्या है, कोलिनियर है पॉइंट, ये एक ही लाइन में है। या फिर हम ये भी तो बना सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यस, बना सकते हो। यानी कि कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरियां तीसरी दूरी के बराबर होनी चाहिए। बात आपको समझ में आ रही? ये क्यों कंडीशन आ रही है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का उपयोग बता रहा हूं आपको। चलिए आइए सर, तीसरी शर्त, अब ये तो यहां पर है अभी के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। भाई अभी मेरे को 3 पॉइंट दे रखे थे, तीन पॉइंट से मैंने कहा भाई ट्राइंगल बना दिया मैंने। अब बना सकता हूं ना भाई? बिल्कुल बना सकते हो सर आप। अब ये है कि मेरे को पहचान करनी हो। अब इस ट्राइंगल का मेरे को दे दिया, मैंने इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया, इसको मैंने सी पॉइंट मान लिया। और अब मैं चाहता हूं कि मेरे को ये पता लगाना है कि ये कैसा ट्राइंगल है। तो यानी कि अगर मैं कहूं सर, अगर आप ए बी निकालो और आप अगर ए सी निकालो, ए बी बराबर ए सी हो जाए तो क्या होगा? तो सर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यानी कि यह आपका क्या है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो मैं ये कह देता हूं यार तीनों ही बराबर हो गए, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तो क्या हो जाएगा सर? ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आई बात समझ में? पूछा जा सकता है कि आपको 3 पॉइंट दे दिए, तो अब आपको पता है ना कि इसके बेसिक बेसिक ऑपरेशन क्या है इसके पीछे। कैसे पता लगा पाओगे? बिना डिस्टेंस फॉर्मूले के पता नहीं लगा सकते आप। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे, इन पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालोगे, तब जाके आप सेटिस्फाई करा पाओगे कि यार ये ट्राइंगल है कौन सा। आई बात समझ में? यस, तो वही समझा रहा हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, समबाहु। और एक कंडीशन होती है कि अगर आप मान को चलिए कि आपको मैं बताना चाहता हूं राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी कंडीशन क्या होगी भाई? कोई भी जो एंगल बड़ा है, तो यहां पर आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाए बी सी स्क्वायर। आई बात समझ में? यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए, पाइथागोरस लग जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। आई बात समझ में? दिमाग चला? ठीक है। अगर अगर वो जो एग्जामिनर है वो हमारी तरह समझदार निकला, तो मैं आपको ऐसे फंसा सकता हूं। और यहां आप हमेशा एनालिसिस सीखेंगे मेरे साथ कि वो एग्जामिनर क्या सोच सकता है। चलिए, तो चलो उसकी सोच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। भाई साहब, सर ये कोलिनियर के लिए है ना? अरे भाई, ये कोलिनियर होता तो ट्राइंगल बनता क्या फिर? हाँ, कहीं तो मान जाओ तुम। अभी तो बस बात चल रही है कि डिस्टेंस फॉर्मूले की क्या एप्लीकेशंस हैं। कोलिनियर की कंडीशन तो जब मैं लिखाऊंगा तब तो अलग से लिखाऊंगा ना। अभी तो ये केवल उसके ऊपर चर्चा चल रही है कि डिस्टेंस फॉर्मूले के, डिस्टेंस रूल के जो है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कहां कहां काम आ सकता है, मुझे बताने दें आप। चलिए, तो ए बी सी, ये मैंने ट्राइंगल दिया, मैंने इसको ए बोलना है, मैंने इसको बी बोलना है, मैंने इसको सी बोलना है। आप निकाल सकते हो ना यार, ये मैंने ए बी सी लिख दिया, इसका मतलब क्या है? ये दूरी है। ये ए क्या है? ए सी। बी क्या है? सॉरी, ए क्या है? बी सी। बी क्या है? ए सी। और सी क्या है? ए बी। ये तो पता है ना आपको। वही दूरी निकाल के, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे एप्लीकेशन है, तो सारे काम वही होने वाले हैं। तो बोले गुरुजी फिर आगे, अब मैंने कहा आगे अब ऐसी बात है
की मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑब्ट्यूस, एक्यूट, यानी कि अधिक कोण, न्यून कोण, इन त्रिभुजों को अगर बारे में पहचानना हो तो कैसे पहचानूं? और पिछले वाले में एक पॉइंट और लिख लो, ये यहां गलत आ गया, ये अलग कॉलोनी में घुस गया। पिछले वाले में ये लिख लो कि जब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो, और जरूरी थोड़ी है सारी भुजाएं सेम होंगी, तो यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई तो ये कौन सा हो जाएगा? आइसो स्केलिन, यानी कि विषम बाहु। ठीक है, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट न्यून कोण और राइट एंगल। समकोण क्या पहचान होती है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ चलना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ सोचना है। आपको ये पता है कि सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? लार्जेस्ट साइड। माना जब आप दूरी निकालोगे तो आपको पता तो लग जाएगा ना कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। भाई जब आप दूरी निकालोगे तो आपको पता तो लग ही जाएगा कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है ना भाई? यस। अब जब आपको पता लग गया कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है, तो आपने पता लगा लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तभी ये कंडीशन आप निकाल पाओगे। आई बात समझ में? तो आप किसी भी ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट से ये पहचान सकते हो कि वह ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा। उसमें से आपको 6 तरह के ट्राइंगल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलिन, साथ के साथ अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो 6 तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं केवल और केवल डिस्टेंस फॉर्मूला के बिहाफ पर। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब मान लीजिए कि 4 पॉइंट गिवन हो, एक ए, एक बी और एक सी और एक डी। ठीक है, अब 4 पॉइंट गिवन हो तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो यहां पर मैंने डिस्टेंस निकाली ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। अगर ऐसा है तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या हो सकता है? आप कहोगे सर स्क्वायर होगा, लेकिन रोम्बस भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब बात ये है कि यार रोम्बस तो कह सकते हैं, ठीक है। बात वही है कि भाई इनके बीच का जो एंगल है वो डिपेंड करेगा। अब पता है अच्छी बात बताऊं क्या है कि जब आप डायगोनल निकालोगे ना, जैसे कि मान लो मैंने कोई पॉइंट बनाया, ये मैंने स्क्वायर की पॉइंट मान लिया, देखो फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, देखो फर्क नहीं पड़ता है। डायगोनल निकालोगे ना तब आपको वो चीज काम आएगी। जैसे कि एबीसीडी मैंने यहाँ लिखा, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोल दिया? x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। अब मैं आपसे बोल देता हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो मैंने बोला बीडी निकालो, और ये स्क्वायर मैंने बताया है आपको, तो आपको पता है यार डायरेक्टली बीडी निकल जाएगा क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है, कहीं ना कहीं होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा विकर्ण निकालने के लिए? वो बीच थीटा वाला, 2x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 cos थीटा। तो कहानी वही रहने वाली है कि दूरी निकाल दोगे, लेकिन वो आपको बोलेगा कि ये एक रोम्बस है, इस तरह का है, या फिर कुछ भी अगर आपको पता लग रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको पहचानना भी पड़ जाए तो भी आप पहचान पाओगे। कैसे? यहाँ पर आपके सामने क्या आ जाएगा? जो दूरी होगी, जैसे कि ये वाली दूरी और ये वाली है तो बराबर ही होने वाली है ना। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। अब ये थीटा निकल कर आ जाएगा, ये थीटा निकलेगा तो ये भी निकल जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो बराबर होना चाहिए। तो रोम्बस में आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब वो कंडीशन बहुत सारी निकलने वाली है। ठीक है, चलिए, है ना। अब स्क्वायर की बात हम कर लिए, यहाँ पर चारों बराबर हो गए तो ये हो गया वर्ग भी हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा भाई? आपका समचतुर्भुज। ठीक है, चलिए,
ठीक है, अब जैसे कि मैं बोल देता हूं इसी कंडीशन में ए बी बराबर आपका सी डी है और बी सी बराबर आपका ए डी है, तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अब आप यही कहोगे सर रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरह की शेप है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ना। तो ये आयत होगा जब आपके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यहाँ तक कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, चलिए ओके। तो अभी हमने केवल डिस्टेंस फॉर्मूला पर चीजें सीखी हैं, ओके आगे चलते हैं सर, आगे हम चर्चा करते हैं, और आगे की चर्चा है सेक्शन फॉर्मूला। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला पर चर्चा करने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है, यानी कि किसी भी जब आप लाइन को देखते हो तो कोई लाइन को कोई पॉइंट इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। अब वो पॉइंट जो है उस लाइन को किस तरह से डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो वो सबसे जरूरी चीज है। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई लाइन कोई आपके पास लाइन है ए और बी, तो यहां हम कह सकते हैं कि x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। अब ये दो पॉइंट है लाइन पर, राइट। अब मैं कहता हूं कि भाई साहब यहां पर अगर आपके सामने सी पॉइंट है और वो उसको x और y कोऑर्डिनेट दे रहा है और उस लाइन को m अनुपात n में बांट रहा है, तो इस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को कैसे आप निकालोगे, अगर ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये केवल x कोऑर्डिनेट के लिए था तो x1 और x2 यूज किया हमने, यहाँ m x2 आया। y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो सर वही m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये केवल हमने अभी कोऑर्डिनेट लिखे हैं। जहां पर इंटरनली डिवीजन हो रहा है कहीं पर भी हो, किसी भी अनुपात में हो, हमें उससे कोई लेना देना अभी नहीं है, लेकिन हमें तो लेना देना होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चीज है, ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बात हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, अब सर एक्सटर्नल आ जाए तो ये तो इंटरनल डिवीजन है, ये क्या है, जब पॉइंट आपको क्या करे, इंटरनली कट करे किसी रेशो में। अब मान लीजिए एक्सटर्नल आ जाए तो, यानी कि बाह्य है, तो यहां पॉइंट से चलकर ये पॉइंट कहां हो जाएगा, ये पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा कहीं, इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूं, और आपका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एम रेशो एन था ना, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से आपका एम रेशो बनेगा और यहां से आपका एन रेशो, इसीलिए वो एम माइनस एन बन जाता है, क्योंकि लाइन तो इतनी है हमारे पास, ये तो हमारा काल्पनिक है ना, क्योंकि जब बाहर काट रहा है तो काल्पनिक बन जाता है, एम माइनस एन वाला फॉर्मूला बन जाता है। फिर तो कैसे होगा देखते हैं। तो सर यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या मैं इसको बोल देता हूँ x1 सॉरी x डैश x और y मान लेते हैं, छोड़ो। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m वही x2, लेकिन ध्यान रखना n x1 m माइनस n, y बराबर m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यानी कि इंटरनल डिवीजन में आपका प्लस होगा और एक्सटर्नल डिवीजन में आपका माइनस होगा। अब आपके दिमाग में ये आता होगा सर पता कैसे चलेगा, हम अक्सर क्या करते हैं जब कहीं मेंशन हो तो वो अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, हमेशा इंटरनल ही मानते हैं। फिर अगर कोई नेगेटिव आ रहा है हमारा रेशियो निकलकर, तो हम उसको हटा देते हैं और फिर हम पॉजिटिव जो भी अपना जो प्रोसीजर है उसको पलट देते हैं, ठीक है। चलो खैर, अब सर इसको जब सॉल्व करते हैं तो अक्सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कोऑर्डिनेट पर बन जाते हैं, जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल भी देने वाला हूं, लेकिन कोऑर्डिनेट देकर आपसे m रेशो n की वैल्यू पूछ लेता है, तो हमेशा याद रखें m रेशो n को आप हमेशा लैम्डा रेशो 1 माने, लैम्डा रेशो 1 माने, जिससे वेरिएबल ज्यादा ना हो। यानी कि जैसे लैम्डा रेशो 1 मान लेते हो ना, तो आपको फिर m और n की वैल्यू नहीं निकालनी, वरना दो इक्वेशन बनानी पड़ जाती, कोई मतलब नहीं, है ना, आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इस पे।
देखिए कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया ए 3 और 1, बी आपका मैंने मान लिया कितना 4 और 5, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट 1:2 में बांटता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट बताइए। तो कैसे करेंगे सर? अब ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। अब मैंने अभी कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम हमेशा क्या लेना है, इंटरनल डिवीजन लेना है। तो जब हम यहाँ कहते हैं सर x कोऑर्डिनेट निकालें, तो कैसे निकालेंगे, ये m है और ये n है, तो m इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, m प्लस n 3, और जो अपना x कोऑर्डिनेट आ गया तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m इंटू y2 5, n इंटू y1 यानी कि 2/3। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो 10/3 और 7/3 आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका P पॉइंट है 2:1, आपका जो Q पॉइंट है वो है 5:3, वो बिंदु ज्ञात करो जो PQ लाइन को, वो बिंदु ज्ञात करो जो PQ लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। क्या समझ में नहीं आया? वर्षा, चाहर, राजकुमार और कौन कौन है? क्या समझ में नहीं आया बोलो? आपने जो पीछे वाला फॉर्मूला लिखा होगा ना, उसको आप यूज करके देखो एक बार अपने हिसाब से। चलिए, दिमाग नहीं लगाओगे तो आप लिखने में ध्यान मत दो, है ना, दिमाग भी लगाओ साथ के साथ। बताइए भाई, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चेक प्रीवियस स्लाइड। क्या हो गया इसमें? कोई गड़बड़ आ रही है क्या? एक बच्चा कह रहा है 2/3 होगा। भाई तुम गलत हो सकते हो ना यार, ऐसे थोड़ी है कि मम्मी ने बोला है या पापा ने बोला है कि यार हम कभी गलत ही नहीं होंगे। तुम आप एक बार चेक कर लो ना यार, इसमें चेक तो करो। बिना चेक करे बोलोगे क्या? आप जो फॉर्मूला आपको बताया है ना, वो लग के तो देखो भाई साहब। चलिए, क्रॉस चेक कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि तुमने जो निकाल दिया वो हमेशा सही होगा, आप गलती कर लियो शायद पॉइंट रखने में। अब देखिए सर, ये आपका क्या है, एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको 2 और 1 बोले हैं। एक आपका क्यू पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको 3 5 3 बोले हैं। अब बोला है कि यार ऐसे पॉइंट निकालने जो इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटे। 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो यानी कि यहाँ पर कोई 2 पॉइंट होंगे। बोलो हाँ या ना? उनको मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, तभी तो भाई 3 इक्वल पार्ट में बटेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने, जिसको मैं x और y मान लूं, और इसको मैं मान लेता हूं a और b, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 1:2 के रेस्पेक्ट में बटेगा? क्योंकि आप सोचो ना, अगर 3 इक्वल पार्ट है तो
इन P और Q को क्या मैं 1:2 के रेस्पेक्ट में बांट सकता हूं? यानी कि यहाँ M और N की जो वैल्यू है वो मैं क्या लिखूं? 1:2, क्योंकि जब A पॉइंट निकाल रहा हूं तो केवल A पे फोकस करो। यस सर, तो इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर? ये 1 है तो यहाँ 5 से गुणा होगा, 5 प्लस ये आपका 2 है, यहाँ 2 से गुणा होगा, 2 दूनी 4, 9/3, यानी कि ये हो गया सर x बराबर तो आ गया 3। और y बराबर कितना हो जाएगा सर? वही 1 है, 3 3 और 2 है, 2 है, 2 5/3, तो 3 और 5/3 ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? ये a के आए अभी। अब मैं बात करूंगा b के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा m, तो b के रेस्पेक्ट में आपका अब m चेंज हो जाएगा, m आपका अब 2 हो जाएगा और n आपका अब 1 हो जाएगा, क्योंकि अब b पर आ गए ना, तो आपके जो हिस्से हैं वो बदल जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि इधर की तरफ आपका 2 हिस्सा है, इधर की तरफ आपका 1 हिस्सा है, तो b पॉइंट वो पॉइंट है जो इसको 2:1 में बांट रहा है pq को। क्लियर है ना? समझ लो, देख लो फिर। तो a अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर? 2 को आप इससे गुणा करोगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 12/3 4, और b कितना हो गया सर? ये हो जाएगा सर 2 तिया 6 और 6 1 7/3, तो 4 और 7/3। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। आई बात समझ में? तो ये बहुत अच्छी चीज है ना? और ये इस तरह से आपसे पूछी जा सकती है, जहां पर आपको रेशो बताएगा नहीं, आपको खुद महसूस करने पड़ेगा रेशो क्या है। फॉर्मूला लिखाओ सर, लिखा दिया, तुम लेट आए हो यार, है ना? टाइम पर आते तो फॉर्मूला भी लिख लेते। चलिए नेक्स्ट, रेशो समझ नहीं आया, फिर तुम्हारा दिमाग नहीं है यहाँ पर, तुम यार फोकस नहीं रखते हो भाई साहब चंदन, बस ऐसे ही चल रहा है काम। आप सामने देखा करो ना यार चीजों को। सर ए बी कैसे कैसे आया? क्वेश्चन को पढ़ो, जैसा समझाया है वैसे सुना करो, तब समझ में आएगा कि ए बी क्यों आया, कैसे आया। अगर आप जैसे बाद में देखोगे ना तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। अब बाद में देखने वाले को शुरू से ही बताना पड़ेगा, और इतना टाइम अपने पास होगा नहीं। आई बात समझ में? तो ये चीज समझो कि आप जब शुरू से सुनोगे ना, सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए, अब जिसने शुरू से नहीं सुना बस आराम से बच्चे बैठे, क्योंकि अब जैसे नई चीज स्टार्ट हो रही है, अब शुरू से देखोगे तो समझ में आएगी। हाँ, टाइम पर आते नहीं हो, धर्मशाला समझ रखी है भाई साहब, सिलेक्शन ऐसे थोड़ी होगा यार। चलिए आइए सर, अब हम आगे चलते हैं, चीजों की तरफ आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ लैम्डा वाला, ठीक है, जिसमें हम रेशो निकलवाएंगे, ठीक है आपसे। तो एक रेशो निकलवाता हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि भाई किस रेशो में बांट रहा है। चलिए, वह अनुपात ज्ञात करें, वह अनुपात ज्ञात करें, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, जिसे लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड दो बिंदु P 3 और -5 और Q 5 और 4, वह अनुपात ज्ञात करें जिससे रेखाखंड दो बिंदु P और Q से बना होने पर x एक्सिस पर विभाजित करता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो वह अनुपात ज्ञात करें इन द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining P3n- बाय। तो किस तरह से समझेंगे वो ध्यान देना कि भाई x एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है PQ रेखाखंड को, तो किस अनुपात में डिवाइड करेगा? तो भाई हम जानते हैं यार, अगर मान लो x एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है, कट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका P पॉइंट है, यहाँ पर आपका Q पॉइंट है, ये आपका 3 और -5 है, और ये आपका 5 और 4 है। तो आप मुझे ये बताओ, जब x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y बराबर क्या होगा? यहाँ पर इस रेखाखंड पर y बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो y अगर आपका 0 है, ठीक है सर, तो जो y हो गया 0 हो गया। अब आपको पता है क्या किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? बोले नहीं पता, तो हमने मान लिया लैम्डा रेशो 1।
अब आता है लैम्डा रेशो 1 का काम। अब आप कहोगे सर m रेशो n क्यों नहीं, अब आप कहोगे सर m रेशो n क्यों नहीं, m रेशो n का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। मैंने कहा ना कि एक वेरिएबल को हमें रिड्यूस करना है, तो अब y बराबर अगर 0 आप मान लोगे बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू आपके सामने क्या होने वाला है, अब y ले रहे हो ना, y कोऑर्डिनेट आप ले रहे हो, तो आपको लेना है y2 4 लैम्डा प्लस आप क्या ले सकते हैं 1 इंटू 5। अब आप मुझे खुद बताना कि यहां लैम्डा प्लस 1, अब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नल, 1 इन -5 होगा ना, क्योंकि ये वाला लेना है। तो सर यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब हम इससे इसको गुणा करेंगे ना तो 0 हो गया, तो 4 लैम्डा बराबर -5 बराबर 0, यानी कि 4 लैम्डा बराबर हो गया 5 और लैम्डा बराबर कितना हो गया 5/4, यानी कि साफ साफ यहां से स्थिति क्लियर हो रही है कि आपका जो लैम्डा रेशो 1 है, यानी कि जो अनुपात आपको निकालना है वो आपका 5:4 है। ठीक है, अब आप कहोगे सर मेंशन तो किया नहीं था कि इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो आपने इंटरनल फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इंटरनल इसलिए लगाया क्योंकि इंटरनल लगाने पर हमारा ये रेशो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा होता तो हम पता ही लग जाता कि हमें एक्सटर्नल लेकर चलना है, तो ये काम आपको बताया नहीं जाएगा, ये आपको रेशो से ही पता लगेगा। क्लियर है, आई बात समझ में, चलिए ठीक है ना। तो ये सीधे बहुत नीट एंड क्लीन है आपके लिए कि आपसे अगर कोऑर्डिनेट पूछे जाए या रेशो पूछा जाए तो आपको कोऑर्डिनेट दिया गया होगा या फिर आपको किसी एक्सेस से कट करवा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यही कॉन्सेप्ट है, आपको जब आप रेशो लगाओगे तो इस तरह से चीजें बनेंगी आपके लिए। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया कि ये ए पॉइंट है -5 और 2, ये आपका बी पॉइंट है +5 और 4 को बिंदु P 1 और 2 में विभाजित करेगा, वह अनुपात ज्ञात करो, या फिर बोल सकते हैं एक बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा। इन व्हाट रेशो ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट से जो लाइन बन रहा है उसको पॉइंट पी किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल लेके चलो ना यार चीजों को। आपको मैंने बोला है कि आपको बस ए और बी बनाने हैं, चलिए पी आपको बनाना है, कोई भी कोऑर्डिनेट बना दिया 1 और 2। चलिए अब आपको रेशो निकालना है, तो रेशो क्या मानोगे, रेशो आप मानोगे लैम्डा रेशो 1। यस सर, तो लैम्डा रेशो 1 मानोगे, तो अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मानना यही है, क्यों, एक वेरिएबल रिड्यूस करना है, आप कोई भी ले लो, अब एक्स में लगा दो या वाई में लगा दो। अब मान लो मैं एक्स में लगा के बैठ गया, यहां पर मैंने 1 के बराबर कर दिया क्या, लैम्डा इंटू 5 लैम्डा माइनस का 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई, जो लॉजिक है वो तो आएंगे। अब सर माइनस कैसे आया, अरे भाई माइनस इस पॉइंट की वजह से आया है। चलिए अब इसको यहां गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 लैम्डा माइनस का 5। सर यहां से क्या हो गया सर, 4 लैम्डा बराबर 6 और लैम्डा बराबर आ गया 3/2, यानी कि जो मैंने माना है वो सही है। मैंने क्या माना, ये मैं कह सकता हूं कि P डेफिनेटली इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो यहां ऐसे पता चलने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि भाई किस इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है, तो वो भी आप तभी पता लगा पाओगे जब आपके लिए ये सारी चीजें रहने वाली हैं। आई बात समझ में, ठीक है, चलो तो इस तरह की चीजें आपके सामने हैं, आपको देखनी है, बनानी है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो ये मैंने अभी आपको सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बताया है ना। अब अपन सीखेंगे कि कोई भी अगर अपने पास 3 पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के, मैंने कहा कि एक पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला बताता हूं मैंने कहा कि ये पी पॉइंट है और यहां पर मैंने वाला क्यू पॉइंट है। वाई से नहीं हो रहा है क्या, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आपसे यहां बोल दिया जाए कि मैंने यहां पर आपको 1 दे दिया और यहां पर आपसे मैंने बोल दिया कि मुझे आप वाई कोऑर्डिनेट निकालो,
निकालो चलो इसी में, ये भी बोला जा सकता है, ये भी नया पैटर्न आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो y क्या होगा बताओ, जब आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि किस रेशो में बांट रहा है तो y कोऑर्डिनेट निकालने को बोल सकता है। हाँ, तो मैंने इसलिए इसको एक y को मैंने वेरिएबल मान लिया, आप इसको 1 और y मान लीजिए ना, जिससे कि सही रहेगा, जिससे कि हम उसी के अकॉर्डिंग y निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास रैंडम क्वेश्चन मैंने बनाया है ना। तो अब आप y निकालो कितना आ रहा है। तो y कैसे निकालोगे सर, y कैसे निकालें, y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका वही है। अब लैम्डा की वैल्यू तो आपको 3 आ गई, तो यहाँ 3:2 लिख दो। y के लिए देखो 3 × 4 12 और 2 × 2 प्लस का 4 और बटे 5, तो ये कितना हो गया सर 16/5। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 16/5। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हमने वही y कोऑर्डिनेट निकाल दिया जो एक्चुअल में आएगा। तो आप उल्टा भी लेके जा सकते हो, ये चीज क्लियर हो गई क्या। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और एग्जामिनर ये सेफ समझता है। ये नया टाइप हो गया जहां से आप पहले तो आप रेशो निकालो, उस रेशो के बाद एक कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है डियर, चलिए। अब ये क्या है, जैसे कि आप देखोगे यार ये क्वेश्चन कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा। अभी ये अभी रैंडम सोचा है कि भाई, जिससे कि भाई मैं अगर एग्जामिनर की तरह सोचता तो मैं भी एक बार को गलती करता। यहाँ मैंने गलती करी तो मुझे ऐसा लगा कि यार वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, क्योंकि अपन को तो पता नहीं है, क्योंकि अपन ने तो रैंडम क्वेश्चन बनाया। तो अपन क्या कर सकते हैं, वाई को वेरिएबल रख लेते हैं। तो अब वाई निकाल दिया तो 16/5, तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। आप 2 क्वेश्चन तैयार कैसे हो गए कि मैं 1 और 16/5 देखकर लैम्डा निकलवा सकता हूं, तो दोनों जगह वैल्यू सेम आएगी, 3:2 ही आएगी अब तो, है ना। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट देके एक्स कोऑर्डिनेट पूछ सकता हूं। तो मैं इस तरह से भी चीजें कर सकता हूं। आगे चलेंगे। तो पी और क्यू के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो पी और क्यू आपके पॉइंट हैं, और इसको मैंने बोल दिया x1 y1 x2 y2। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, तो 2 पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। क्लियर है भाई साहब। तो ये आपका क्या होने वाला है, ये मध्य बिंदु होने वाला है, मिड पॉइंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ ये है, जैसे कि उनको बता दिया कि फॉर्मूला लगाना है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला लगाने में, जबकि वो देख देख के उनको लगाना सीखना होगा। 3 × 4, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई को लोगे ना आप 5 से गुणा करोगे तो 15 ही आएगा। अब हमने 12 लिख दिया, तो अब वाई कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हो तो वाई लोगे तो 4 दिया 12। अब 2 × 2 वाई लोगे, इसका भी 4, ऐसे। ठीक है, तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत आसान है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट मैंने मान लिया 4 और 3, और एक पॉइंट मैंने मान लिया 5 और 7। मिड पॉइंट क्या होगा भाई इसका, तो मध्य बिंदु निकाल सकते हैं अपन किसी का भी, जैसे 5 और 4 हो गया 9/2 यानी कि 4.5, और 7 और 3 10 5। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम्स होती है, मिड पॉइंट निकाल सकते हो कोई भी 2 पॉइंट्स का। ठीक है, अभी हम कल क्या चर्चा करने वाले हैं, कल मैं आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया वाला पार्ट पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ फिर कल हम सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ट्राइंगल के मिड पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। ट्राइंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। फिर हम लाइंस पढ़ेंगे, लाइन की प्रवणता पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है ना। अब आप कहोगे सर फाइल, फाइल में दे दूंगा, लेकिन फाइल जब तक आप कंप्लीट नहीं पढ़ लोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाइल मुश्किल बनती है। लेकिन फिर भी मैं आज फाइल डाल दूंगा 40 क्वेश्चन की। ठीक है, उसको फिर बाद में ही करना जब आपको पूरा हो जाए, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझने समझने की बात है। ठीक है ना, सारी चीजें यहीं से आने वाली हैं, पहले थ्योरी अच्छे से कवर हो जाएगी ना तो फाइल आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।